सेशन में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की। और इस पूरे सेशन में, सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस पूरे सेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी पार्ट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सबको हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन में। तो इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आई एम श्योर कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और किसी भी तरह का क्वेश्चन अराइज शायद नहीं होगा, और आई एम श्योर कि इसके बाद आपको किसी और वीडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी जैसे कि हम विद्युत कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सभी लोग जानते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड होता है चार्ज के थ्रू। तो एज यू सी कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एसोसिएटेड विद द चार्ज। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो यही सब चैप्टर हमारा स्टार्ट भी होता है कि व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज यानी कि जिसे हम हिंदी में आवेश कहते हैं, चार्ज क्या होता है। तो याद रखिए, चार्ज जो है एक मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि दो बॉडी को जब हम फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं तो डेवलप होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मैटर की, किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फ्रिक्शन देने पर जनरेट होती है और जिसके कारण कोई दो बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दूसरी बात ये कि तो मैं कह सकता हूं कि जो चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है, जो कि डेवलप होता है किसकी वजह से? डेवलप होता है वो नॉर्मली फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है ना। अगर दो बॉडी को हम एक दूसरे पे रब करें या घिसे तो जो एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों की बॉडी के बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है या रिपल्शन फोर्स जनरेट हो जाता है। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है उसे हम कहते हैं चार्ज, ठीक है। तो चार्ज की जो एक तो सबसे पहली बात कि चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, वो होती है आपकी कूलम्ब। इसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपिटल सी से, ठीक है। और ये नॉर्मली जो चार्ज है हम दो तरह से अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो बात आज कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसकी एक खास बात यह है कि अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ, मान लीजिए दो बॉडी है और दोनों बॉडी पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है ना, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और यदि, या मान लीजिए कि दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज बॉडी हैं, ठीक है, तो अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। और यदि दोनों अपोजिट बॉडी हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सेम बॉडी के बीच अगर सेम दो बॉडी हैं और दोनों का सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हैं चाहे दोनों के दोनों नेगेटिव हों। और अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्ज बॉडीज हैं, तो उनके बीच हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज, पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि कोई बॉडी जो है अपने अंदर कितनी चार्ज को कंसिस्ट की हुई है, इसी को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज। और इसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज को हम नॉर्मली स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ी सी बात और बता दूं अगर आपको, तो अब ये तो हो गई बॉडी की बात। अगर हम थोड़ा सा एटॉमिक लेवल पे चलें तो एटॉमिक लेवल पे ये कहते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अनचार्ज होते हैं, उस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे होता है, उसकी वैल्यू होती है, याद रख लीजिएगा ये नंबर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चूँकि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम्ब, तो हम कहेंगे कूलम्ब, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे कि प्लस क्यू, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम कहेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखिए,
किसी भी बॉडी में अगर सपोज करिए कि कोई एक बॉडी है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 5 जो भी है, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इस बॉडी का चार्ज कितना है, तो आप बताइएगा कि इस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा, इस बॉडी में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, उसके प्रोडक्ट से हम निकालते हैं। तो एक तरह से देखिए तो ये आपके सामने एक पहला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि किसी बॉडी में जो प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनमें उनकी वजह से जो चार्जेस की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाती है, n इंटू ई टू द पावर माइनस, यानी कि ई टू द पावर माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से ये पूछूं कि ये बताइए कि अगर किसी बॉडी में लेट सपोज कोई एक बॉडी है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरी बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा। तो देखिए बाई फार्मूला हम क्या कह सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एन ई, एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स इन दी बॉडी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 और 3, तो आप कहेंगे कि एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अगर आप इस वैल्यू को रखेंगे, अगर आप इस वैल्यू को रखेंगे तो आपको Q इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा भाई, देखिए n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 इंटू, और E की जगह क्या रख सकते हैं आप इतना, तो हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90, सो मल्टीप्लाई करिए, सो विल गेट Q इज इक्वल टू -4.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किसी बॉडी में अगर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए हैं तो उस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं एज यूजुअल। लेट सपोज कि एक बॉडी है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके। लेट सपोज कि एक बॉडी है जिसमें कुल लेट सपोज कि 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताइए कि इस बॉडी पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में अब आ रही होगी, ठीक है। अब आपको चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आगे चला, ओके चलिए। तो ये तो बात थी इलेक्ट्रिकल चार्जेस की। नाउ अब हम बात करेंगे, जब हम चार्ज को अच्छी तरह से समझ लिए हैं, सो देखिए अब बात करते हैं करंट की, ठीक है। करंट क्या होता है, करंट किसे कहते हैं। देखिए एक चीज़ समझिए, करंट का सीधा सा मीनिंग होता है जब कोई भी चीज़ कोई भी फ्लो कर रही हो, कोई भी, जैसे सेट सपोज कि पानी है तो पानी फ्लो करता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जब कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो वो चीज़ कितने अमाउंट में, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ समथिंग इन अ गिवन टाइम, जब कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है तो वो एक गिवन टाइम में कितने अमाउंट में फ्लो करती है, इसी को हम बोलते हैं करंट। कोई भी चीज़ हो, अगर वाटर है तो वाटर करंट बोलेंगे, अगर एयर है तो एयर करंट बोलेंगे। हमको बस इतना जानना है कि जो वाटर है वो एक सेकंड में कितना पानी एक जगह से दूसरी जगह पे बहा है। लेट सपोज कि अगर पानी ही है तो मैं कहूँ कि अगर 1 लीटर पानी है और 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जा रहा है, तो आप कहेंगे कि अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ समथिंग, यानी जो चीज़ फ्लो हो रही है उसका अमाउंट कितना है, तो 1 लीटर अपॉन टाइम हो जाएगा आपका 1 सेकेंड। तो इसे ही हम कहेंगे करंट। चूंकि वाटर फ्लो हो रहा है तो इसे हम वाटर करंट कहेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसी के सेंस में अगर मैं आपको ये समझाऊं कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो फ्लो कर रही होगी। अब इसमें क्या फ्लो करेगा, तो देखिए अगर मान लीजिए कि एक वायर है आपके पास, ठीक है, एक तार है और इस तार में इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्जेस जो है लेट सपोज कि फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी एक वायर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गिवन टाइम में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, और जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि द टोटल द फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन अ गिवन टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट को नॉर्मली हम स्मॉल I से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप यहाँ से बता सकते हैं कि I का यूनिट क्या हो जाएगा आपका। देखिए तो
इसका यूनिट निकालना कितना ईजी है, आप चार्ज की यूनिट लिखिए, कितना हो जाएगा आपका कूलम अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो आप कह सकते हैं यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है कूलम्ब पर सेकेंड, या इसी को हम कहते हैं एम्पियर, जिसको हम नॉर्मली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से ये कहा जाए कि 1 एम्पियर क्या होता है, अगर डिफाइन करना हो कि 1 एम्पियर क्या है, तो आप कहिए कि यदि एक कूलम चार्ज, ठीक है, 1 सेकेंड टाइम में किसी वायर के एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक फ्लो कर जा रहा है, तब हम कहेंगे कि इस वायर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, यहां से अगर आपको मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और डिफाइन करना चाहूं तो देखिए यहां से क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं, और चूंकि हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई, अभी 2 मिनट पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। तो इसमें हम Q की जगह N इंटू ई रख सकते हैं, तो हमको I का एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, N इंटू ई अपॉन टी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, देखिए चूंकि E के पावर, E पे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस अगर करें तो क्या मिल जाएगा मुझे, देखिए N अपॉन टी, और E की जगह मिल जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, या इसको हम सिंप्लीफाई करें तो I इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 N अपॉन टी। तो देखिए ये आपको एक करंट का एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक चीज़ समझिए, किसी भी करंट का जो मेजरमेंट होता है उसको जिस इंस्ट्रूमेंट से हम करते हैं उसे हम एमीटर कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात नोट करने के लायक ये है, यानी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है करंट को मेजर करने का, वो होता है आपका एमीटर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि करंट मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हमेशा हम किसी वायर या किसी सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक चीज़ बताता चलूँ, एक बातें और हैं ध्यान में रखने वाली, कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है करंट को मेजर करने के लिए, एक तो होता है आपका एमीटर, ठीक है, और एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है। तो एक चीज़ याद रखिए, एमीटर जो है वो केवल और केवल करंट कितना फ्लो हो रहा है, मतलब कितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या है कि वो कितना करंट फ्लो हो रहा है वो तो मेजर कर ही लेता है, लेकिन साथ ही साथ किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इसको भी वो बता देता है। ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर का एक बेनिफिट ये है कि गैल्वेनोमीटर अमाउंट ऑफ करंट के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ करंट को भी बताता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अब, चूंकि अब आपने चार्ज पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल करंट समझ लिया, तो हम तीसरी बात करते हैं और वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, तो देखिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं एक बैटरी ले लूँ, ठीक है ना, इस बैटरी को मैं कुछ वायर से जोड़ दूँ, एक बल्ब से जोड़ दूँ, ठीक है, एक स्विच से जोड़ दूँ, ऐसे कुछ, तो जहाँ पे बैटरी है, ठीक है ना, वहाँ से करंट चलना स्टार्ट करे, और यदि वो किसी एक ऐसे क्लोज पाथ में चल रही है कि कुछ इस तरह से कि जहाँ से वो चलना स्टार्ट की वापस वहीं पे पहुँच जाए, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट की, बल्ब के थ्रू होते हुए, स्विच के थ्रू होते हुए वो वापस कहाँ पे चली आए, जहाँ से वो बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, तो ऐसे क्लोज पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो मैं अगर आपको ये समझाऊं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसा क्लोज पाथ है जो बेसिकली 4 चीज़ों को कंसिस्ट करता है। वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं, पहला एक सोर्स होगा, सोर्स जो कि बैटरी की तरह होगा, दूसरा एक कनेक्टिंग वायर होंगे, ठीक है, लाइक दिस वन, एक तीसरा रेजिस्टेंस होगा, कम से कम एक रेजिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि बल्ब हो सकता है या कुछ और भी, ठीक है, बल्ब हो सकता है, और चौथा जो कि ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि हो भी, तो चौथी चीज़ जो होती है वो होती है आपकी स्विच। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि इसका होना ना होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये 3 तो आपके होंगे ही होंगे, चौथा चीज़ नॉर्मली ये होता है। तो अगर एक ऐसा
क्लोज पाथ हो, अगर आप देखिए तो ये एक क्लोज पाथ है जिसमें करंट जहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है वहाँ ही पे वापस पहुँच जा रहा है, तो ऐसे क्लोज पाथ को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये 3-4 चीज़ें हमेशा अवेलेबल होती हैं। एक सोर्स जो कि बैटरी की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में हो सकता है, दूसरा कनेक्टिंग वायर जिससे हम चीज़ों को जोड़ते हैं, तार जिसको हम बोलते हैं, तीसरा होता है रेजिस्टेंस या फिर बल्ब हो सकता है, और चौथी चीज़ जो ऑप्शनल जिसको हम स्विच कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें मिलकर जब एक क्लोज पाथ बनाती हैं, और ऐसा क्लोज पाथ जिसमें करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या जहाँ से चलना शुरू करता है वापस वहीं पे पहुँच जाता है, तो ऐसे क्लोज पाथ को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, अब बात आती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है भाई? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब, अच्छा मान लीजिए कि एक चार्ज है, ठीक है ना। अच्छा ऐसे सिंपल समझिए कि जब किसी चार्ज को, ठीक है, एक पॉइंट से, देखिए कोई अगर एक चार्ज होगा और मान लीजिए मुझे मान लीजिए वो चार्ज जो है पॉइंट ए पे रखा हुआ है, ठीक है, और मुझे ले जाना है इसको पॉइंट बी पर। मेरी बात थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो ऑब्वियसली बात है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा? चार्ज पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना होता है, किस पर? ऑन अ चार्ज पर, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको कि हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या है, तो आप सीधे सीधे ये कहिएगा कि किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं V से। अगर मैं पूछूं कि इसका यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? वो होती है कूलम, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है वो है आपका जूल पर कूलम, या इसको हम जूल पर कूलम ना बोल के सीधे सीधे बोलते हैं क्या चीज़? वोल्ट, ठीक है ना। तो आप यही चीज़ आप नॉर्मली आप बोलते भी हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि भाई 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, तो आप कहिए कि यदि एक कूलम वाले चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया हुआ वर्क 1 जूल हो, तब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट की। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे कि 1 वोल्ट, या एग्जाम में अगर डिफिनेशन आपसे आती है कि 1 वोल्ट क्या है, तो आप कहिए व्हेन वी अप्लाइंग 1 जूल वर्क ऑन 1 कूलम फोर्स टू डिस्प्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट, देन द अप्लाइड पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट, या अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी आता है, वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चलिए इसको भी लगे हाथ समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा मैं इसके लिए एक, देखिए इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एक वायर बनाता हूँ। मान लीजिए एक वायर है, इस वायर को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है ना, ओके। नाउ अब अगर मैं ये कहूँ कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि चार्ज ही तो फ्लो कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चार्ज लेता हूँ, चार्ज तो काफ़ी होंगे लेकिन मैं एक चार्ज समझ रहा हूँ, और ये अभी इस पॉइंट ए पे है। तो याद रखिए कि किसी सर्किट में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, याद रखिएगा यहाँ मैंने सर्किट नहीं बोला था, यहाँ पे मैं सर्किट बोल रहा हूँ। तो ये मैं कहूँ कि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन और भी होती है जो नॉर्मली बुक्स में अवेलेबल भी होती है। उसमें हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए कोई एक चार्ज है Q, तो हम ये भी कहते हैं कि किसी चार्ज को इन्फिनिटिव से, ये मान लीजिए कि क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट में ले जाने पर किया हुआ जो वर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मान लीजिए दूसरा पॉइंट भी है, दूसरे पॉइंट तक जो वर्क करना पड़ेगा इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं ये कहूँ कि
पॉइंट ए तक ले जाने में जो किया हुआ वर्क है वो डब्ल्यू ए है, और ए से बी तक ले जाने में जो किया हुआ वर्क है वो डब्ल्यू बी है, ठीक है ना। तो वर्क का कितना डिफरेंस आएगा जरा देखिए, तो देखिए वर्क का कितना डिफरेंस आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, ठीक है ना, माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, देखिए वी बी माइनस वी ए के। ओके, सो वी बी माइनस वी ए को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1 अपॉन क्यू को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या मुझे मिलेगा, वी बी माइनस डब्ल्यू ए। ओके, और इसी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी इज इक्वल टू, देखिए इसको मैं, चूँकि ये भी डिफरेंस है तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू, और ये जो फॉर्मूला है यही कहलाता है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चूँकि ये भी पोटेंशियल ही है तो इसकी भी यूनिट जो होगी वो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, आई होप कि आप ये सब चीज़ें समझ रही होंगी अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है ना, वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है, ये आपको आई थिंक पता होगा ही। एक जो नोट करने वाली बात है, आप कहीं चाहें तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और पूछा भी जाता है अक्सर कि इस पॉइंट को आप नोट करें कि जो करंट मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है यानी कि एमीटर, इसको किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। और जो वोल्टेज मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट यानी कि वोल्ट मीटर, ठीक है, वो हमेशा सर्किट के साथ पैरेलल में लगाया जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा ये चीज़। अब चाहे या तो एमीटर हो या फिर गैल्वेनोमीटर, वो दोनों के दोनों लगेंगे कैसे, सीरीज़ में, और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा सर्किट के साथ पैरेलल में इंक्लूड होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर आपने इतनी सारी चीज़ें समझ ली हैं तो अब हम तैयार हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ को पढ़ने के लिए। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं ओम्स लॉ की तरफ। ये क्या है ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ, और ये यकीन मानिए इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज तक कभी ऐसा साल गया ही नहीं कि इसके बिना आपका हाई स्कूल का पेपर बना भी हो। तो सबसे पहली बात कि ओम्स लॉ क्या है। ओके, तो एक फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उनका पूरा नाम था, एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने किसी वायर में, मान लीजिए कि कोई एक वायर है, ठीक है ना, लेट सपोज कि एक वायर है, तो इस वायर में फ्लो होने वाले करंट और इस वायर के अक्रॉस लगने वाले पोटेंशियल को लेकर, मतलब इस वायर में लगा हुआ जो बैटरी है उसका जो पोटेंशियल है V और उस वायर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। और उस लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब जॉर्ज साइमन ओम ने जो लॉ दिया था उस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि यदि हम अगर कोई एक कंडक्टर है, अगर उसका फिजिकल स्टेट अनचेंज रखें, फिजिकल स्टेट अगर हम अनचेंज रखें मतलब ना बदलें, यानी मतलब कि कोई एक वायर है उसके टेम्परेचर, लेंथ या कोई भी चीज़ को बदले बिना अगर हम ना बदलें, तो इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें अप्लाई किए गए पोटेंशियल के, ठीक है ना। तो अब मैं अगर बताऊं कि ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या है, तो ओम्स लॉ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप चाहें तो लिख सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट that is I is is directly proportional to the applied potential, that is I proportional to V, या फिर चूंकि प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि V proportional to I। आई होप कि आपको समझ आनी बात। चूंकि प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी को मैंने आप तो जानते भी होंगे कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल के साइन से चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो कांस्टेंट की जगह मैं लिख सकता, सॉरी एक प्रोपोर्शनलिटी की जगह मैंने इक्वल कर दिया, चूँकि इक्वल किया गया है तो एक कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई किया। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, ये है आपका एक कांस्टेंट और इसका नाम होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब चाहिए तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल लीजिए, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन I, ठीक है। अगर मैं पूछूँ कि इस रेजिस्टेंस
R का यूनिट कितना होता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट अपॉन I का यूनिट यानी करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर होती है, या नॉर्मली हम इसको बोलते हैं ओम, ठीक है ना। इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस वन, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं साइमन, ठीक है ना। तो इतनी बातें हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 1 ओम होता क्या है किसी वायर का, तो आप कहिए कि 1 ओम मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब किसी वायर में, देखिए जब किसी वायर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने पर उस वायर में 1 एम्पियर, इस वायर में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे हर सेकेंड, तो आप ये कहेंगे कि उस वायर या उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के बराबर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इतनी बातें थी ओम्स लॉ से रिलेटेड। क्योंकि ओम्स लॉ जब हमने स्टडी किया तो उससे एक रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट था आपका रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस रिलेटेड मैं 2-3 बातें और बताता हूँ। पहली बात तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो V/I होता है, ठीक है ना। उसका जो यूनिट होता है वो ओम, या फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइमन के सिंबल से, ठीक है। और तीसरी बात ये कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका अपना एक सिंबल होता है, तो लिख जाइए आप सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो ये होता है आपका, एक कुछ ऐसे होता है, और एक होता है लाइक दिस वन, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस का सिंबल है इसको हम फिक्स रेजिस्टेंस कहते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस। इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस सिंबल को, चूँकि ये भी होता है एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस ही, लेकिन नॉर्मली हम इसको रेहोस्टेट बोलते हैं या पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है। जब हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको, अगर 2 या 4 रेजिस्टेंस मैं एक साथ ले लूँ, उनको जब हम अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो नॉर्मली क्या है कि हम रेजिस्टेंस को 2 तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो होता है सीरीज फॉर्म में, जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और एक होता है आपका पैरेलल फॉर्म में, ठीक है ना, यानी जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि यदि कुछ रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से जुड़े हों कि उसमें 2 खासियत हो। पहली कि देखिए, पहली खासियत यानी कि पहली प्रॉपर्टी ये हो कि सभी रेजिस्टेंस में, याद रखिएगा, सारे रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ रेजिस्टेंस ले लिया, लेट सपोज रेजिस्टेंस ए ले लिया, एक रेजिस्टेंस बी ले लिया, एक और रेजिस्टेंस ले लिया सी, ठीक है ना। 3 रेजिस्टेंस मान लीजिए ए बी सी हैं, और इन तीनों को मैंने सीरीज फॉर्म में अटैच किया, सीरीज पार्ट में। तो अगर ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में हैं तो इनमें 2 खासियत होगी। पहला कि हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो पैरेलल जुटे हुए हैं तो इनकी 2 खासियत होगी। क्या क्या, एकदम इसका जस्ट अपोजिट, कि उसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो सारे रेजिस्टेंस में कैसा होगा, सेम होगा। ये 2 बातें आप याद रखिएगा। और तीसरी बात ये, नहीं ठीक है, इतना आप समझिए, ओके। तो अगर मैं ये कहूँ कि रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, अगर सीरीज है अगर, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सीधे सीधे सारे रेजिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और अगर पैरेलल में होगा तो इनकी जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसे दी जाती है, 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू आती कहाँ से हैं, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं।
अगर मान लीजिए कि 3 रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस R1, इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ सीरीज में रेजिस्टेंस R2 से, और फिर एक कंबाइन कर देता हूँ रेजिस्टेंस R3 से, ठीक है। इसको मैं एक छोटे से बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल V है उसके साथ कंबाइंड कर देता हूँ। अब होगा क्या कि इसमें इस बैटरी से करंट कुछ फ्लो होगा, लेट सपोज कि I करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो अब आप बताइए मुझे कि जो I करंट है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये R1 R2 R3 सीरीज में है, इसका मतलब कि क्या मैंने बताया, 2 खासियत कि तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होगी वो बराबर होगी, इसी के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन तीनों में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो अलग अलग हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले रेजिस्टेंस में V1, दूसरे रेजिस्टेंस में V2 और तीसरे रेजिस्टेंस में V3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, V1 मतलब देखिए V की वैल्यू क्या होती है, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है। तो V1 कितना हो जाएगा उसी तर्ज पे, देखिए I तो इस रेजिस्टेंस में सेम ही है तो I रहने देते हैं, और R की जगह कितना हो जाएगा आपका R1। ऐसे V2 कितना हो जाएगा आपका, देखिए V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी IR2, और V3 कितना हो जाएगा आपका, तो IR3, ठीक है। नाउ अगर हम इसको V1 कह लीजिए, और चूंकि हम जानते हैं कि जो V की वैल्यू होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगी, ठीक है ना। अब हम करें क्या कि V1, V2 और V3 की जगह ये सारी वैल्यू को प्लेस करेंगे, तो V की जगह मुझे क्या मिलेगा, I इंटू R। V1 की जगह क्या मिलेगा, I इंटू R1 प्लस V2 की जगह I इंटू R2 प्लस V3 की जगह I इंटू R3, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करिए तो क्या मिल जाएगा आपको, R इज इक्वल टू, I इसमें से कॉमन लेंगे, सो यू विल गेट R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का सम होता है, ठीक है ना। अगर यही चीज़ पैरेलल में हो तो देखिए पैरेलल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अगर मैं इसको मिटा दूँ, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि 3 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, ये पहला हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है। हमारे तीनों मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने एक बैटरी से अटैच किया। मान लीजिए उस बैटरी की पोटेंशियल V है, ये पहला रेजिस्टेंस R1 है, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2 है और ये तीसरा रेजिस्टेंस R3 है। अब ये सी बात है, इसमें से करंट I फ्लो होगा। अब चूंकि याद करिए 2 मिनट पहले मैंने क्या बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो तीनों में जो करंट है वो अलग अलग जाएगा। तो मान लीजिए कि I1 करंट, इसमें I2 करंट और इसमें I3 करंट। और मैंने दूसरा खासियत क्या बताया था कि तीनों में जो पोटेंशियल होगा ना वो सेम ही होगा, बट तो तीनों में पोटेंशियल सेम ही हम कर देते हैं, ओके। तो अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, IR। अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। समझ नहीं बात। तो उस समीकरण से इसको अगर हम सॉल्व करें तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताइए सोच के। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R1 हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे V अपॉन R है तो यहाँ पे V अपॉन R1। ऐसे ही I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R2। और ऐसे ही I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R3, ठीक है। अगर आप तीनों चीज़ों को देखें तो समझ में आएगा आपको। अब चूँकि आप जानते हैं कि जो टोटल करंट होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसी समीकरण में हम इन सारे की वैल्यू रखते हैं। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू V अपॉन R3, ठीक है ना। सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका V अपॉन R इज इक्वल टू, V कॉमन लीजिए, सो विल गेट V कॉमन। सो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। यहाँ से V कैंसिल कर देंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये दोनों प्रूफ समझ में आया होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर। तो ये तो था रेजिस्टेंस रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी थ्योरी। और कहीं कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब हम थोड़ा और प्रोसीड करते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। थोड़ी सी बातें और रह जाती हैं इस चैप्टर में, और वो थोड़ी सी बातों में 2 बातें हैं। एक तो आपका रजिस्टिविटी क्या होता है और दूसरी बात कि पावर किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर ही लेते हैं और ये फिर चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी
अब ये रजिस्टिविटी क्या होता है, तो इसको समझने से पहले आप ये समझिए, एक छोटा सा टॉपिक ये समझिए आप कि फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। मतलब किसी एक कंडक्टर, मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर है, मैं समझाता हूँ आपको ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, कोई एक वायर है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये एक कंडक्टर है, मान लीजिए इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है, इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो L है, ठीक है। और उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लीजिए कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी लेंथ के यानी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि जितना लंबा होगा वायर उतना ही उस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो उस मटेरियल के एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये कि जो जितना मोटा होगा, जितना मोटा कंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो अगर आप इन दोनों बातों को एक साथ लिखिए, इन दोनों बातों को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो हम ये कह सकते हैं कि R जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A के। देखिए L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और मैंने बार बताया कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल के साइन में चेंज करने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ से लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, देखिए प्रोपोर्शनलिटी को मैंने इक्वल के साइन चेंज किया तो एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट में बनाता हूँ इस तरह से, अब L अपॉन A, ठीक है। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है आप चाहे तो निकाल सकते हैं। रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए R है, ये A उधर जाएगा तो R, ये डिवीजन में है तो उधर जाएगा क्या जाएगा, तो R इंटू A अपॉन ये L नीचे आ जाएगा। तो ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल के चला आता है। रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल भी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये स्पेसिफिक इसका यूनिट कितना होता है, तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है ओम पर मीटर, ठीक है ना। इसका मतलब, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टिविटी बताता है, मान लीजिए कि वायर है बहुत लंबा है, तो रेजिस्टिविटी आपको बताएगी कि हर 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को ही हम उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो ओम पर मीटर होता है, या इसी को हम मोहो भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम सिंबल से कुछ ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे जब रेजिस्टेंस का लिखते हैं ओम, यहाँ पे हो जाता है मोहो, वहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए ऐसे बनाते थे, यहाँ पे हम जस्ट इसका उल्टा बना रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है, वो है आपका पावर। अब पावर क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो पावर क्या है आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किसी भी सर्किट में, कोई अगर सर्किट है जिसपे V वोल्ट का बैटरी लगाया गया है और उस वायर में I अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे किसी भी सर्किट में प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइंग वोल्टेज V और उसमें फ्लो होने वाला जो करंट है उसका प्रोडक्ट जो है उसे हम कहते हैं पावर, पावर ऑफ द सर्किट, ठीक है, जिसको कि हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला होता है V इंटू आई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, क्योंकि V जो होता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ IR के इक्वल होता है, ठीक है ना। और हम चाहे यहाँ से तो I इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R भी होता है। तो हम इन दोनों का यूज़, तीनों का यूज़ करें तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, देखिए इससे और इससे हम कहें तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए V की जगह हम क्या रख सकते हैं I और R, तो V की जगह मैंने रख दिया I इंटू R और इंटू I तो है ही, तो यहाँ से हमारा P का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, I इंटू आई विल गेट आई स्क्वायर इंटू आर, तो ये एक फॉर्मूला निकल जाता है आपका। और इक्वेशन 1 एंड 3 की बात करें हम, ठीक है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की, तो देखिए P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका V इंटू, देखिए I की जगह क्या है आपका V अपॉन आर है, तो V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, तो आपका ये एक फॉर्मूला निकल जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए पावर की जो यूनिट होती है, ठीक है, पावर की यूनिट आप चाहें तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से कितना हो जाएगा, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट कितनी होती है पावर की, तो देखिए V की यूनिट क्या होती है वोल्ट, I की यूनिट
एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट होती है, या फिर हम इसको बोलते हैं वाट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे भाई 1 वाट क्या होता है, अच्छा वाट को रिप्रेजेंटेटिव हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर पूछा जाए कि 1 वाट क्या होता है, तो 1 वाट का मतलब होता है कि यदि किसी सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल लगाने पर यदि उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे, तो हम कहेंगे कि इसमें जो पावर की वैल्यू है वो 1 वाट के बराबर है। ठीक है, देखिए इसकी कुछ और भी स्पेसिफिक यूनिट होती हैं, तो आप चाहे तो उसको लिख लें। तो 1 वाट हो गया, ठीक है ना। देखिए एक होता है आपका 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। एक होता है 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर का मतलब 746 वाट। एक होता है 1 किलोवाट आवर, ये जो घर में यूज होता है, जो मीटर में हमारे होता है घर की बिजली में, ये होता है हमारा, देखिए 1000 इंटू 3600, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। तो और इसी को हम लोग घर में जब जो मीटर होता है ना, तो जब रीडिंग चलती है तो कहते हैं ना 1 यूनिट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, घर में जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी आती है तो कहते हैं ना 50 यूनिट चला है मेरे घर में, तो 50 यूनिट या 10 यूनिट या 1 मिनट बोलते होंगे। तो 1 यूनिट चलने का मतलब है कि आपने इतनी जो ऊर्जा है वो खपत की हुई है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक छोटा सा रहता है, वो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब होता है कि देखिए होता क्या है ना, रियली जब हम किसी वायर में, ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, जब किसी वायर में हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि चार्जेस फ्लो करते हैं। चार्जेस फ्लो करने का मतलब क्या होता है, करंट मिलता है हमको, आई करंट। अब जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो एक दूसरे से टकराते भी हैं। टकराने का मतलब कि उनके बीच में ऑब्वियसली बात, जब कोई चीज़ टकराएगी एक दूसरे से तो एक हीट जनरेट करेगा, और वो हीट ही कहलाता है मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली H से, जिसका फॉर्मूला होता है P इंटू टी। P क्या है, पावर ऑफ दी सर्किट। आप चाहे तो H की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो H क्या हो जाएगा, देखिए P की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, देखिए तीनों फार्मूले हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, एक तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगेन आप चाहें तो H की 2 और वैल्यू निकाल सकते हैं उसी तरह से। तो देखिए V की जगह हम क्या रख सकते हैं, I इंटू आर, तो हो जाएगा आपका V की जगह हो जाएगा I इंटू आर इंटू टी। सो और ये I तो है ही आपका, इंटू आई, ये छूट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो H की वैल्यू मिल जाएगी आपको, क्या मिल जाएगा आपको, देखिए आई स्क्वायर आर इंटू टी। और एक फार्मूला आप चाहें तो और लिख सकते हैं, वो है H इज इक्वल टू, नाउ अगेन देखिए P की जगह हम V इंटू आई तो लिख सकते हैं। अब I को मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ से तो हो जाएगा, देखिए V इंटू आई की जगह क्या हो जाएगा, V बाई आर इंटू टी तो है ही। सो अगर आप फिर से सॉल्व करना चाहिए तो H इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये कहलाता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था, बहुत फास्ट मैंने समराइज़ किया है। सो आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, कंसल्ट कीजिए। और नेक्स्ट 2 वीडियो में हम केवल और केवल सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स को लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो लेकिन उसके पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई थ्योरीज़ हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं, जैसे ओम्स लॉ क्या होता है, या रेजिस्टिविटी क्या होती है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ये बहुत सी टॉपिक्स हैं जो इसमें आपके कवर कर दिए गए हैं। लगभग 99% टॉपिक जो है कवर हो ही गया है। तो आप इसको पढ़िए, एंड कोई समस्या हो तो मुझसे कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।